हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम समझते हैं कि घर पर आप मेहनत कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कंपटीशन से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया था जो कार्यपालिका से संबंधित था। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखा था। आप जानते हैं कार्यपालिका का प्रधान भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में यूं तो राष्ट्रपति को सुपर पावर माना गया है, परंतु राष्ट्रपति वास्तविक रूप में प्रधान होते नहीं हैं। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसका वास्तविक प्रयोग अगर कोई करता है तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ही जनता के सामने नायक होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता चुन करके भेजती है, जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कौन कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का जवाब दे करके कैसे आप प्रधानमंत्री से जुड़े हुए एक एक प्रश्नों का जवाब दे करके अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा अंत तक, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ हो और आपसे पूछा जाए और आप बता ना सके। तो आइए हम आते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जब हम कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, उसी समय कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को विधि व्यवस्था चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की ज़रूरत पड़ेगी और उस मंत्रिमंडल का एक प्रधान होगा, वो कहलाएंगे प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई। अनुच्छेद 74 में कही गई इस बात को कि भारत का एक मंत्रिमंडल होगा, भारत का एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल होगा जिसके एक प्रधान होंगे, जिसके एक प्रधान होंगे, प्रधान होंगे। देखिए यहीं से प्रधानमंत्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कि मंत्रिमंडल में विभिन्न स्तर के मंत्री होंगे, विभिन्न विभागों के मंत्री होंगे। उन्हीं मंत्रियों में से जो मुख्य होंगे यानी कि सबके हेड होंगे, प्रधान होंगे, वही कहलाएंगे प्रधानमंत्री। ऐसा बात अनुच्छेद 74 में कहा गया। सभी मंत्रियों के समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई कि राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या राष्ट्रपति खुद से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे? तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। बहुमत प्राप्त दल का नेता का मतलब होता है कि यदि उन्हें, अब बहुमत में किसमें बहुमत? लोकसभा। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा प्रधानमंत्री। प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। जैसे बहुमत क्या होता है? जैसे अभी भारत की लोकसभा में 543 सीटों पर निर्वाचन होता है। मैं शब्द यहाँ निर्वाचन का कर रहा हूँ। 543 सीटों पर निर्वाचन होता है। 2 सीटों पर मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इन 2 सदस्यों से, ये निर्वाचन वाले सदस्य इसको मतलब नहीं है, अर्थात लोकसभा बहुमत के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। 543 तो बहुमत प्राप्त कैसे होता है? तो 543 का जो आधा होगा उससे एक ज़्यादा, 543 का आधा अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 271.2 होगा, 271.5 होगा। और इससे एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे एक ज़्यादा करेंगे तो 272 होगा। इसलिए मान लिया जाता है कि अगर 272 सीट भी अगर किसी पार्टी को आ जा रहा है तो उसको बहुमत प्राप्त माना जाएगा और उसी के द्वारा जो चुने हुए नेता होंगे उन्हें ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे।
फिर प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेंगे? हमने अभी कहा कि हमारे देश में 2 सभा है, राज्यसभा और लोकसभा। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? लोकसभा या राज्यसभा किसी दल के किसी भी सभा के सदस्य को वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा के कम से कम पक्ष या विपक्ष। पहला शर्त तो यही है कि किसी एक दल का बहुमत प्राप्त हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि आप इससे पहले के 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, या फिर 2005 की बात करें, या फिर 2009, 2004 या फिर 1999 की बात करें। इस समय सरकार तो बनी थी परंतु किसी एक दल को ये बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो प्राप्त नहीं हुआ था, तो अपने सहयोगी दल से गठबंधन करके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। एक और बात जान लेना है कि राष्ट्रपति अगर बहुमत प्राप्त न हो तो किसे न्योता देते हैं? तो सबसे बड़ा जो दल होता है उसे न्योता देते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर वह सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो राष्ट्रपति उसी में से किसी को प्रधानमंत्री चुन देते हैं और उसको बाद में जाकर के विश्वास मत प्राप्त करना होता है। विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इतना सीटों की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वह आपको विश्वास मत में गिर गई थी, जिसके कारण वह दोबारा चुनाव हुआ था। ऐसा कई बार हुआ है, इनका सरकार एक वोट के कारण गिर गई थी। तो पहले तो प्रधानमंत्री को अगर किसी भी दल में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे इनवाइट करके सरकार बनाने का न्योता देते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त होने का तरीका है। उसके बाद क्या है, एक और बात यहाँ हम समझा देते हैं कि नियुक्ति की बात हुई है। नियुक्ति और एक शब्द होता है निर्वाचन, ये दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, निर्वाचन जनता द्वारा होता है, तो बताइए क्या प्रधानमंत्री को जनता चुनती है? बिल्कुल नहीं। जनता तो सांसद को चुनते हैं और सांसद में से ही किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति उसी में से किसी को नियुक्त करते हैं, तो नियुक्त वाला बात होगा कि किसी एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया जिसने इस आंकड़ा को पार किया, यानी इतना विश्वास प्राप्त है कि इतना सांसदों का कम से कम हमारे देश में उसे बहुमत प्राप्त है, तो वह उसे ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। एक और बात है कि यहाँ पर अपने यहाँ जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वह ब्रिटेन के संसद से ली गई है। तो ब्रिटेन के संसद में जैसे जो सर्वप्रधान होते हैं यानी संवैधानिक प्रधान होते हैं, वह वहाँ के क्राउन होते हैं। क्राउन बोले तो राजा होते हैं और उनके विभिन्न शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। उसी प्रकार से भारत में भी वैसा ही है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है और उनके विभिन्न शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर राष्ट्रपति ही करते हैं। अब उसके बाद है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का आयु क्या हो। तो आयु के बारे में जब भी पूछा जाता है तो न्यूनतम आयु पूछा जाता है। तो मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी सभा का एक सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है। तो लोकसभा का एक सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है, तो लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। तो न्यूनतम जब भी पूछा जाएगा तो 25 वर्ष ही होगा, हमेशा न्यूनतम ही पूछा जाता है। अगर कहीं प्रश्न को ऐसे घुमा दे कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से राज्यसभा सदस्य होने के लिए तो सबसे पहले उसे 30 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी जाकर वह प्रधानमंत्री बनेगा। एक और कंडीशन होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो ना लोकसभा का सदस्य हो और ना राज्यसभा का, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि उसे 6 महीने के अंदर ये दोनों में से किसी सभा का, किसी सदन का, किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। या तो उसे लोकसभा का मेंबर बन जाए या फिर राज्यसभा का बन जाए। 6 महीने के अंदर अगर नहीं बनेगा तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। तो ये सब कंडीशन है प्रधानमंत्री होने के लिए। तो हमें याद रखना है एक अनुच्छेद 74 को, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन की बात कही गई है, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसके द्वारा कार्य को करवाएगा, जिसके प्रधान ही प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 75 में कही गई कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो एक प्रश्न यहाँ भी आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
उसके बाद प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ और बात है जिसमें आपको कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसे देगा। तो सीधी सी बात याद रखना है यहाँ पर हमें कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करेगा उसे ही वह त्याग पत्र देगा। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? तो नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। तो त्याग पत्र भी वह किसे देगा? राष्ट्रपति को। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की कि कार्यकाल कितना होगा। तो यूँ तो जब कार्यकाल की बात आती है तो हम कह देते हैं 5 वर्ष होगा, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परंतु 5 वर्ष कहना पूर्णतः सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। इसलिए ऐसा भी कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कृपा पर निर्भर करता है कि वह कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहेगा। वैसे तो राष्ट्रपति की कृपा जितना दिन रहे, तो प्रधानमंत्री तभी तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। हटा सकता है, फिर वो बन सकता है, लेकिन हटाने का पावर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को हटाने का पावर है। 5 वर्ष से पहले भी उसे वह हटा सकता है, किसी और को प्रधानमंत्री बना सकता है। एक ऐसा भी स्थिति देखा जाता है कि कभी कभी जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विवेक के आधार पर किसी भी प्रधानमंत्री बना देता है। ये राष्ट्रपति का अपना ये विशेषाधिकार है, वीटो का अधिकार कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसे यूँ तो होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो और उसे बहुमत प्राप्त हो, एक दल से प्राप्त हो। और कभी कभी एक दल को प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे तीसरे दल से भी समर्थन लेकर के सरकार बनती है, जैसा कि कई एग्जाम्पल देखने को मिला है। चलिए, तो कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति मतलब ये 5 वर्ष में 3 वर्ष में हटा दे, 2 वर्ष में हटा दे, लेकिन 5 वर्ष के अंदर है उसको हटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कृपा पर हम लिख दिए हैं, इसका ये मतलब राष्ट्रपति चाहे तो 10 साल होगा, क्योंकि चुनाव फिर 5 साल में होगा। 5 साल में फिर जनता उसे खुद हटा देगी। जनता चाहेगी तो उससे ज़्यादा समय तक रख सकती है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब कार्यकाल की बात हो गई, आयु की बात हो गई, तो हम देखते हैं कुछ प्रधानमंत्री के पावर्स के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को वे सभी पावर प्राप्त हैं जो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। यूँ तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि सब पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति के वास्तविक पावर का उपयोग अगर कोई करता है तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। सबसे पहले हम मंत्रिमंडल से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित पावर देखते हैं कि क्या क्या पावर होता है मंत्रिपरिषद से संबंधित। तो आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद विभागों का बंटवारा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिले वो बंटवारा भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। फिर से आप कह सकते हैं तीसरा, बहुत सारे कार्य हैं, बता सकते हैं कि प्रत्येक विभाग का निगरानी करना, प्रत्येक विभाग का निगरानी करना। भले ही अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हों, लेकिन प्रत्येक विभाग की निगरानी प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद और भी होंगे कि इस मंत्रिमंडल जो है, ये मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बीच संचार कायम रखना, यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच मंत्रिपरिषद में क्या क्या चल रहा है राष्ट्रपति को बताना उसका काम है। उसके बाद क्या है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। वह बैठक भी बुला सकता है प्रधानमंत्री एवं उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करना। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है, वैसे तो नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति बिना प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं करते हैं। चाहे वह राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे वह राजनयिक की नियुक्ति हो, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, सब के सब नियुक्ति
प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावे भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के और भी अधिकार है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अधिकार कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मामला होते हैं, यानी दूसरे देश से क्या संबंध होगा, वो संबंध बनाना, वहाँ जा कर के उस देश में कूटनीतिक मीटिंग में भाग लेना, ये सब अधिकार प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो अपने किसी और मंत्री को भी इस कार्य के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं प्रधानमंत्री जननायक भी होते हैं। जननायक प्रधानमंत्री को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा चुने गए होते हैं। और एक और बात होती है, कई बार ऐसा देखा गया है, इतना बात बताने के बाद आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि इसे चुनते तो सभी सांसद मिल करके हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ऐसा अगर होता है तो वह उतना लोकप्रिय नहीं होते हैं। परंतु कई बार देखा गया है कि एक चेहरा को सामने रख करके ही कि यह प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा चुनाव लड़ा गया है और जनता ने एक तरफा उसे समर्थन दिया है। उदाहरण के तौर पर आप 1980 में का चुनाव ले सकते हैं, 1984 का चुनाव ले सकते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया, जीत मिली। राजीव गांधी को चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया, जीत मिली। और वर्तमान में देख सकते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया, भारी जीत मिली। और 2019 में भी नरेंद्र मोदी को चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया। 2019 का स्थिति तो ये रहा कि पहली बार ये ऐसा लगा 2019 में कि सांसद प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ही सांसद को चुन रहे हैं। कहने का मतलब है सांसद के खिलाफ रोष होने के बावजूद भी लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद को चुन दिया। तो इस प्रकार से जनता को जब पहले पता हो कि हम किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से जननायक के रूप में उभर जाता है, अर्थात वह जनता में प्रिय हो जाता है, क्योंकि जनता उसे पहले से जानती थी कि ये प्रधानमंत्री होगा और उसको चुना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोल अदा करने होते हैं प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और भी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका जवाब हम देंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चाहे वह प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री का काम है विपक्ष को जवाब देना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना, आरोपों का जवाब देना। उसके बाद जनता को संबोधित करना। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि किसी विषय पर जनता उनसे जवाब चाहती है, तो प्रधानमंत्री सदन में जा कर के, लोकसभा में जा कर के जनता को संबोधित भी करते हैं, बताते भी हैं। और अभी आप देख रहे हैं जैसे भारत चीन सीमा विवाद है, तो कई दिनों से ये बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, जनता की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था। तो अंत में प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना पड़ा कि आखिरकार वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने दल का नेता भी होते हैं। दल का नेता मतलब जिस दल के हैं उस दल का नेता होना जरूरी है उसको, यानी दल में भी उनको समर्थन प्राप्त हो। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, अगर उनके दल से उनको सहयोग नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो दल का नेता होना यानी दल में लोकप्रिय होना उनको ज़रूरी है। वैसे कहा गया है कि प्रधानमंत्री की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परंतु आसान आदमी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है। बहुत जगह उसको मैनेज करना पड़ता है, जनता को संबोधित करना है, विपक्ष को संभाल के रखना है, विपक्ष को के जब आरोपों को जवाब देना है। उसके बाद सरकार चलाने के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष के जितने लोग हैं सबके बीच उनका तालमेल होना चाहिए ना, मधुरभाषणी होना चाहिए, ताकि सरकार चलाने में उन्हें परेशानी न हो। ऐसे एक प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है मधुरभाषणी, जो विपक्ष में भी लोकप्रिय थे। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी चाहे वह विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, उनके जो राजनीतिक शत्रु थे, राजनीतिक शत्रु यानी कि जो विपक्ष के लोग थे, वो भी उनका तारीफ किया करते थे। इसलिए राजनीति के अजात शत्रु के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है। अजात शत्रु, राजनीति का अजात शत्रु के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है।
तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री होगा उसमें ये सब खूबियां होना जरूरी है। इसके बाद हम समझते हैं कि और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। या फिर पूछा जा सकता है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। इसके बाद कहा जाता है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 77 में और उस प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी और उसके प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। लेकिन एक प्रश्न इसमें ऐसे पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी का मतलब हुआ कि जिसको पहले से कभी भी कांग्रेस से संबंध न रहा हो। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात जब की जाती है तो हम इसके रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस से उनको दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, इसलिए इनको हम प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत सी बातें आती है। और एक और बात होता है, वो होता है प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में, वेतन एवं भत्ते के बारे में होता है कि प्रधानमंत्री को वेतन कितना है, भत्ता कितना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का वेतन भी वही होता है जो आम सांसद का होता है। अभी प्रधानमंत्री के वेतन 1,60,000, सांसद का वेतन 1,60,000 है, तो प्रधानमंत्री का भी वेतन समझ लीजिए 1,60,000 है। परंतु थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि अन्य सांसद की तुलना में प्रधानमंत्री की भत्ते अधिक होते हैं। यही चीज़ प्रधानमंत्री को अन्य सांसदों से अलग करते हैं। प्रधानमंत्री को अलग से स्पेशल कोई वेतन नहीं मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी आपके अंदर में कन्फ्यूजन रहा होगा सब दूर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दूसरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए।